हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जो एक बैच था उसमें 30 टेस्ट अभी रिसेंटली करवाए हैं। ये दूसरा बैच शुरू किया है जिसमें एक टेस्ट हो चुका है। आज दूसरा टेस्ट डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बैच का मतलब कि वो बैच कंप्लीट हो गया और जो उसमें ज्वाइन कर रखा था उनको अब आगे नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कॉन्टिन्यूअस है। जिन्होंने पहले ज्वाइन कर रखा है उनको भी ये मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है और आगे जो लोग नए ज्वाइन करना चाहते हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेस्ट सीरीज, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा या वेबसाइट विजिट कर लीजिए। यहां से हमारा ऐप डाउनलोड करके और उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो पुराने साथी हैं उनके लिए टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दिया गया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर विजिट कीजिएगा। लेट्स बिगिन। पद्मश्री 2026 के अलावा कैलाश चंद्र पंत को पत्रकारिता और साहित्य के लिए पूर्व में कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? अभी 2026 में पद्मश्री मिला है केसी पंत को, और इससे पहले उन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका है? देखिए, उन्हें पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में विश्व हिंदी सम्मान, शरद जोशी पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जैसे सम्मानों से पहले ही नवाजा जा चुका है और अभी उनको पद्मश्री मिला है 2026 में। कौन सी महिला जवान उस 4 सदस्यीय बीएसएफ महिला टीम का हिस्सा नहीं थी जिसने 2026 माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? इनमें से कौन सी महिला जवान उस 4 सदस्यीय बीएसएफ महिला टीम का हिस्सा नहीं थी जिसने अभी रिसेंटली 2026 माउंट एवरेस्ट पे सफलतापूर्वक फतेह किया है, सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? इनमें जो 4 मेंबर थी, कौसर फातिमा, ये कांस्टेबल कौसर फातिमा, इनका ये है लद्दाख से। मुनमुन घोष, ये पश्चिम बंगाल से हैं। कांस्टेबल इसमें दिव्या सिंह है। इसके अलावा कांस्टेबल तेसेरिंग चोरोल, इनका संबंध कारगिल से है। ये कहां से है? कारगिल। और इसमें जो कांस्टेबल दिव्या सिंह है, कांस्टेबल दिव्या सिंह, ये एक्चुअली एक साइकिल चालक है और इन्होंने साइकिल से, उत्तर प्रदेश की हैं कांस्टेबल दिव्या सिंह, और साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर, और ये अलग वजह से सुर्खियों में थी, साइकिल से ये एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची थी। ये इस 4 सदस्यीय महिला टीम का हिस्सा नहीं थी। इसमें कौसर फातिमा, मुनमुन घोष, रबेका सिंह उत्तराखंड से और ये चौरोल कारगिल से। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, कौन नहीं है, सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं एज पर आपका सिलेबस। मालवा पठार की दक्षिणी सीमा किस भूआकृतिक विशेषता के द्वारा निर्धारित होती है? मालवा पठार की जो दक्षिणी सीमा है, देखिए, मालवा का पठार पश्चिम और उत्तर पश्चिम में अरावली के द्वारा और दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी द्वारा घिरा हुआ है। जो गंगा और नर्मदा जो रिवर सिस्टम है, इसके बीच में एक वाटर डिवीजन का काम करता है। तो मालवा का पठार पश्चिमी साइड और उत्तर पश्चिम में अरावली से और दक्षिण में विंध्याचल से। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है? इनमें से विशेष पिछड़ी जनजाति, स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब, इनमें से कौन सी है? मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को विशेष रूप से पिछड़ी कमजोर जनजातीय समूह, जिनको पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है, पीवीटीजी, इसके रूप में मान्यता है। बैगा, भारिया और शहरिया, बैगा, भारिया और शहरिया, इनको, ये तो पीवीटीजी में है। अब इनमें से कौन सी पिछड़ी जनजाति है? तो बैगा, भारिया और शहरिया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित अंतरराज्यीय परियोजना कौन सी है? तीनों राज्यों की है ये एक परियोजना है जो स्टेट प्रोजेक्ट। सोन नदी पे है। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक संयुक्त परियोजना है और इसमें जो लागत और जो जल का बंटवारा है वो किस रेशियो में होता है? 2:1:1, 2:1:1। बाणसागर परियोजना सोन नदी पे। चांदनी ताप विद्युत
केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? चांदनी ताप विद्युत गृह है, ये मध्य प्रदेश का पहला थर्मल पावर स्टेशन है और इसकी स्थापना की गई थी 1953 में बुरहानपुर जिले में नेपानगर में इसकी स्थापना की गई थी, बुरहानपुर के नेपानगर में। और इसका जो मेन पर्पज था, नेपानगर की जो नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स है उसको विद्युत की आपूर्ति करना था। मध्य प्रदेश में जैविक संसाधनों के बेहतर उपयोग के उद्देश्य से 2001 में किस विभाग का गठन किया गया था? जैविक और औषधीय संसाधनों का बेहतर अनुसंधान और व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2001 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत एमपी काउंसिल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का गठन किया गया था। एमपी काउंसिल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन किस आधार पर किया गया? मध्य प्रदेश में जो डिवीजन ऑफ फॉरेस्ट है वो किस बेसिस पे किया गया है? मध्य प्रदेश में वनों का वैज्ञानिक वर्गीकरण मेन रूप से जो वहां पे पाई जाती है मध्य प्रदेश की वनस्पति, जलवायु और जो उसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय, शुष्क पर्णपाती वन, इसके आधार पे किया गया है। तो किसके आधार पे किया गया है ये? क्लाइमेट फैक्टर, वेजिटेशन और डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल इकोलॉजिकल जोन्स। विपणन वर्ष 2024-25 में किस फसल का उपार्जन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत पहली बार किया गया है? 2024 के पहली बार किया गया है इसमें, तो ये सोयाबीन पे किया है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2024-25 का जो वर्ष था उसमें पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की सहमति से सोयाबीन को प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इस पर बड़े पैमाने पर उपार्जित करने का एक निर्णय लिया था। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से इनमें से बैतूल में पाई जाती है। कोरकू जनजाति मेनली मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी जिले नीचे जो है, विशेषकर बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, खंडवा, इनमें है। – 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? देखिए, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का इसमें 21.9% हिस्सा अनुसूचित जनजाति का है। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निम्न में से किस जिले में निवास करती है? सहरिया जनजाति है मध्य प्रदेश के मेनली जो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिमी जिले, जैसे उत्तर पश्चिमी जिलों में श्योपुर है, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, मुरैना, इनमें निवास करती है सहरिया जनजाति। शिवपुरी, श्योपुर, गुना, मुरैना, ग्वालियर, ये जो जिले हैं इनमें। निम्नलिखित में से कौन सी ई गवर्नेंस परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनमें से ज्ञान दूत योजना है। ये जनवरी 2000 में मध्य प्रदेश के धार जिले से शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश के धार जिले से, जो ग्रामीण आबादी के लिए इस सूचनाएं या जो सरकारी सेवाएं हैं उसका माध्यम बन पाए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के अनुसार कौन गोवंश की परिभाषा में शामिल है? ये सिलेबस में नया ऐड किया था लास्ट टाइम। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 2 के तहत जो काऊ प्रोजेनी है गोवंश, इसकी स्पष्ट परिभाषा दी गई है और इसके अंतर्गत गाय, बैल, सांड, बछिया, बछड़े, इनको शामिल किया गया है। फरवरी 1930 को जबलपुर से दैनिक लोकमत किसके संपादन में प्रारंभ किया गया था? स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए फरवरी 1930 में जबलपुर से शुरू किया गया था दैनिक लोकमत, और इसका प्रकाशन करते थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, डीपी
मिश्रा। जो साथी नए हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, या यहाँ से ऐप डाउनलोड करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पे पूछ लीजिएगा। सरग नरक याचे नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ये जो उपन्यास है, ये प्रसिद्ध उपन्यास रामनारायण उपाध्याय की एक प्रमुख कृति है। भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल, ये पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया है मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में। धार में भैंसोला गांव है, वहां पे देश का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क की स्थापना की है। आर्य समाज की स्थापना भोपाल में किस नाम से 1890 में की गई थी? आर्य समाज वर्ष 1890 में भोपाल रियासत के रूढ़िवादी माहौल में सामाजिक सुधार और जो सांस्कृतिक चेतना है उसको जागृत करने के लिए, एक सामाजिक चेतना लाने के लिए, इसी उद्देश्य से आर्य समाज के जो स्थापना है परोक्ष रूप से जागृति सभा के नाम से की गई थी। जागृति सभा के नाम से। पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेज, ये किसकी रचना है? मध्य भारत के जो जनजातियां हैं उनका जो एक निर्वंश विज्ञान कहते हैं वो, या फिर जो भाषाई पहलू हैं उन पे आधारित ये पुस्तक है। एक प्रसिद्ध मिशनरी थे स्टीफन स्लॉप उनके द्वारा लिखी गई, और इसका संपादन बाद में रिचर्ड टेम्पल ने किया था। संपादन इसका रिचर्ड टेम्पल ने किया था बाद में। डेटा भंडारण की वह विधि जिसमें लचीली सेल्यूलॉइड जैसी सामग्री का एक लूप शामिल होता है जो कि डेटा को विद्युत चुंबकीय आवेश के रूप में संग्रहित कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? उसको चुंबकीय टेप, सेल्यूलॉइड या प्लास्टिक की एक लंबी लचीली पट्टी होती है जिस पर चुंबकीय परत चढ़ी होती है, और इसका यूज है जो डेटा स्टोरेज है, एक क्रमिक डेटा स्टोरेज, सीक्वेंशियल डेटा स्टोरेज, उसके लिए किया जाता है टेप भंडारण। सीपीयू के संबंध में कंप्यूटर मेमोरी को पदानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। कैसे व्यवस्थित किया जाता है? सीपीयू के सबसे करीब की मेमोरी होती है वो सबसे तेज होती है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। सीपीयू के सबसे करीब जो होती है वो सबसे तेज होती है। गति और निकटता का जो घटता क्रम है, जैसे इसमें सबसे नजदीक तो प्रोसेसर रजिस्टर, देन कैश मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक प्रकार नहीं है? इनमें से मशीन लर्निंग का एक प्रकार कौन सा नहीं है? मशीन लर्निंग के मुख्य प्रकार जो हैं, जैसे सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, ये हैं। ये जो रिफर्बिश्ड लर्निंग है, इस तरीके का कोई प्रकार नहीं होता है। कृत्रिम इंटेलिजेंस में प्रगति के साथ एक नई चुनौतीपूर्ण घटना सामने आई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि उन ऑडियो, वीडियो या जो छवियां हैं, इमेज, उनको इंगित करती है जो कि एआई द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि ये वास्तविक दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं थी। इसे क्या कहा जाता है? देखिए, ये डीप फेक सिंथेटिक मीडिया है, ऑडियो, वीडियो, इमेज वगैरह क्रिएट करना, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया जाता है, जो पूरी तरह काल्पनिक और हेरफेर किए हुए होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, जब भी आपके सामने कोई वीडियो, ऑडियो, कोई इमेज इस तरीके का आए तो आप उसको ब्लाइंडली सच मत मान लिया कीजिए, क्योंकि बहुत नैरो, एक थिन डिफरेंस होता है ओरिजिनल और ये जो एआई से डीप फेक बनाते हैं उसमें। और आजकल बहुत सारे लोग जो अफवाहें फैलाते हैं वो इसी का यूज करते हैं, डीप फेक का। और जब तक कोई एजेंसी, कोई गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेती है, तब तक वो लाखों लोगों के मोबाइल में पहुंच चुका होता है, और लाखों में से 1 लाख के पास पहुंच गया था, उनमें से 90,000 तो उसको सच्ची मान लेते हैं लगभग।
क्योंकि वो पेश ही इस तरीके से किया जाता है। किस पुरातत्वविद ने हथनोरा में मानव खोपड़ी जीवाश्म की खोज की थी? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के थे ये डॉक्टर अरुण शौनकिया। इन्होंने दिसंबर 1982 को डॉक्टर अरुण शौनकिया 5 दिसंबर 1982 को सीहोर जिले का जो हथनोरा है वहां से प्रसिद्ध नर्मदा मानव की खोपड़ी के जीवाश्म की खोज की थी। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हथनोरा में मानव खोपड़ी के जीवाश्म, अरुण शौनकिया, 5 दिसंबर 1982 और सीहोर डिस्ट्रिक्ट। नागवंश के संस्थापक वृषनाग ने किस स्थान पर अपने वंश की स्थापना की थी? नागवंश के संस्थापक थे ये वृषनाग। इनको वृषनाथ भी कहा जाता है। इन्होंने 2री शताब्दी के अंत में विदिशा को अपनी राजधानी बना के और नागवंश की यहाँ पे नींव रखी थी विदिशा में। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर किस कलचुरी राजा का आश्रय प्राप्त था? कवि राजशेखर ये प्रतिहारों के बाद जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के दरबार में गए थे, जहां उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ था। किस मुस्लिम सेनापति ने परमार शासक महल्क देव को परास्त कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे ये आइन उल मुल्क मुल्तानी। इन्होंने मालवा पे आक्रमण किया था 1305 में। और अंतिम परमार शासक जो महल्क देव थे उनको हरा के उज्जैन और मांडू पे अधिकार कर लिया था इन्होंने। निमाड़ के फारूकी वंश का संस्थापक कौन था? निमाड़ का जो फारूकी वंश है उसका संस्थापक कौन था? निमाड़ में एक फारूकी वंश की स्थापना की गई थी। निमाड़ मतलब उस टाइम खानदेश के नाम से जानते थे इसको। जो मलिक फारूकी था उसने 1322 में। साहित्य में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2026 के नोबेल पुरस्कार आएंगे जब तक आपका यह एग्जाम हो चुका होगा। 10 अक्टूबर को ये अवार्ड घोषित किए जाते हैं, 8 से 10 अक्टूबर के लगभग। तो अक्टूबर तक तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो चुका होगा, तो हमारे लिए 2025 के ही इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार वो साहित्य में पूछा है, तो साहित्य के फील्ड में किसे मिला था? ये हंगेरियन उपन्यासकार थे और इनको दिया गया था लाज़्लो सी। इसका करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अभी चाहे जो हाउस है, मकान, उनका सेंसस चल रहा है, जो जनता है उसका भी सेंसस होना है। तो सेंसस के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, पूछे भी गए हैं पहले भी, अभी भी आएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या का हमसे पूछा है नगरीय, शहरी, तो ये 27.63% लगभग। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? आपको एक क्लास है अवेलेबल है चैनल पे, देखिएगा, उसमें पूरा बताया है मध्य प्रदेश का मैप। और मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें कौन सा जिला इधर उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर इधर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये कौन सा जिला किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये पूरा उसमें बताया गया है। और नया ही है, वो पुराना नहीं है। जब से ये नए जिले बने हैं उसके बाद का है वो, तो चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको एमपीपीएससी की प्लेलिस्ट में। मध्य प्रदेश का सिंगरौली है, जिसे ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में इसकी नीचे छत्तीसगढ़ से लगती है और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 पेसा एक्ट के किस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कपट द्वारा अंतरित अनुसूचित जनजाति की भूमि की वापसी का अधिकार है? मध्य प्रदेश पेसा नियमावली है 2022, इसका अध्याय 6 है।
इसके भूमि प्रबंधन खंड का जो नियम है 21 ग्राम सभा को एक विशेष शक्ति प्रदान करता है कि वह कपट या धोखाधड़ी द्वारा हड़पी गई जनजातीय भूमि की पहचान करे और उसका जो मूल धारक है उसको वापस दिलाए। राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण, जिसका नाम परिवर्तित कर कोल जनजाति विकास प्राधिकरण कर दिया गया, इसका गठन किस वर्ष किया गया था? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक और जो सामाजिक रूप से पिछड़ी जनजाति है कोल जनजाति, इसके कल्याण के लिए स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे कोल जनजाति विकास अभिकरण का इसका गठन किया गया था 2011 में, 6 मई 2011 को, और बाद में इसका नाम बदलकर प्राधिकरण कर दिया गया था। हमसे पूछा था गठन कब किया गया था। प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को लाभान्वित किया है? ये जो पीएम जनमन है इसका पूछा हमसे, पीएम जनमन। इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है उसका विकास करना है, और ये मध्य प्रदेश के 20 जिलों में निवास करती है। 3 प्रमुख जो पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, बारिया और सहरिया, इनको इस महाअभियान के तहत कवर किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में लोक सेवक को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है वो एसटी एससी का मेंबर नहीं है, उसको कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंडित करने का प्रावधान किसमें है? देखिए, एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है ये, इसकी धारा है 4। इसके तहत यदि कोई लोक सेवक जो स्वयं अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के अधीन अपने निर्धारित जो कर्तव्य है उनकी जानबूझकर उपेक्षा करता है तो उसको कारावास से दंडित करने का इसमें प्रावधान है, पनिशेबल है इसमें। जनजाति मंत्रणा सलाहकार परिषद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित है? जनजाति मंत्रणा सलाहकार, इसमें भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है वहां एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, और इसमें जो टोटल कुल मेंबर होते हैं, कुल सदस्य होते हैं, उनकी अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 20। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना है ये 24 जुलाई 1975 को की गई थी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण भू-आकृतिक विशेषता क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र की जो यहाँ पे स्थलाकृति पाई जाती है, यहाँ जहाँ पे ग्रेनाइट की एक लहरदार भूमि है, बीच बीच में नीस और ग्रेनाइट के से निर्मित यहाँ पे टोर्स जिन्हें कहा जाता है, अवशिष्ट पहाड़ियां, उनके लिए ये विशेषता है ये इसकी, रेजिडुअल हिल्स। काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा कम होती है? काली मिट्टी, इसको रेगुर सोयल भी कहा जाता है, इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ब्लैक सोयल is rich in iron, lime, calcium, potassium, aluminium and magnesium, but it is poor in nitrogen, phosphorus and organic matters. काली मिट्टी में लोहा, चूना, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तो काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और जो ह्यूमस जिसे कहा जाता है, कार्बनिक तत्व, उनकी कमी होती है। मध्य प्रदेश में उष्णार्ध पतझड़ वन किन जिलों में पाए जाते हैं? उष्णार्ध पतझड़ वन कौन से होते हैं? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट है उनकी बात हो रही है। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, दीज रिसीव रिलेटिवली हायर रेनफॉल एंड दीज आर predominantly found in southeastern region of Madhya Pradesh like Balaghat, Mandla and Shahdol। जो ये उष्णार्ध
पतझड़ वन है अपेक्षाकृत अधिक वर्षा। अधिक वर्षा मतलब ये 100 से 150 सेंटीमीटर ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जैसे बालाघाट है, शहडोल है, मंडला है, इनमें मेनली पाए जाते हैं। सेकंड वन बी, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 भारत के किस शहर में आयोजित होने की घोषणा की गई है? भारत कॉमनवेल्थ गेम्स का इस बार होस्टिंग कर रहा है और ये गुजरात में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपे जाने की ये आधिकारिक घोषणा की है अहमदाबाद में। अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह किस क्षेत्र में स्थित है? अमरकंटक ताप विद्युत ग्रह है, ये चचाई नाम का जगह है, वहां पे है। चचाई थर्मल पावर स्टेशन भी कहते हैं इसको, और ये अनूपपुर जिले में है। कहां पे है? अनूपपुर जिले में। राजघाट बांध किस नदी पर बनाया गया है? राजघाट बांध है ये बेतवा नदी पे है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की एक संयुक्त इंटर स्टेट प्रोजेक्ट है जो बेतवा नदी पे है। देखिए, इंटर स्टेट प्रोजेक्ट पे अभी क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि ये अभी चर्चा में है और आने वाले टाइम में इन्हीं चीजों को लेके देश में काफी चीजें आपने को देखने को मिलेगी, स्पेशली तमिलनाडु और केरला को लेके। अभी तमिलनाडु कोई प्रोजेक्ट बना रहा है वो नदी पे, जो उस नदी का पानी तमिलनाडु और कर्नाटक को लेके, तो उस नदी का पानी कर्नाटक बना रहा है और उस नदी का पानी तमिलनाडु में भी जाता है। तो अभी जो तमिलनाडु में नई सरकार आई है, नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है कि भाई आप इसमें इंटरफेयर कीजिए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जैसे मध्य प्रदेश में केन बेतवा इस तरीके का प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी तो कोई इश्यू नहीं है, मध्य प्रदेश को भी कोई इश्यू नहीं है। एक ईस्टर्न प्रोजेक्ट है, ईस्टर्न राजस्थान प्रोजेक्ट करके नाम है, तो उसमें भी राजस्थान और मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के भी लगभग उसमें 20 के आसपास जिले हैं, राजस्थान के भी उसमें 18 से 20 के आसपास जिले हैं। ईस्टर्न राजस्थान के मध्य प्रदेश का जो राजस्थान से बॉर्डर लगता है उधर का चंबल नदी पे राजस्थान और इधर, तो वो भी उसमें भी कोई दोनों जो राज्य हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यही कहा है कि आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझाइए, और दोनों राज्य आपसी बैठ के सुलझाएंगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकले। तो ये आने वाले टाइम में आपको और देखने को मिलेंगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, बारिश का टाइम आएगा, तो ये चीजें ऐसा नहीं है पहली बार हो रही है, ये जनरली होती ही है जब तक इनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। बैगा जनजाति मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में निवास करती है? बैगा ये जैसा हमने पढ़ा पीवीटीजी, एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इतने क्वेश्चन कर लिए हमने। पीवीटीजी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसमें जो 3 जातियां हैं उनके बारे में। बैगा ये पीवीटीजी में आता है, मेनली जो मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले हैं उनमें निवास करता है। डिंडोरी है, मंडला, शहडोल, बालाघाट, उनमें निवास करता है। मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति मुख्यतः मेघनाथ को आराध्य के रूप में पूजती है? मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, विशेषकर कुछ उपजातियां और कोरकू भी आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन व्यापक स्तर पे गोंड जो संस्कृति है, गोंड ट्राइब्स, गोंड जनजाति मेघनाथ को अपने रक्षक और सर्वोच्च आराध्य के रूप में पूजती है। होली के बाद मेघनाथ पर्व मनाया जाता है। भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? भोपाल स्टेट प्रजामंडल, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1938। भोपाल रियासत में जो नवाबशाही थी उसके खिलाफ उत्तरदायी शासन स्थापित करने और राष्ट्रीय आंदोलन की गति को तेज करने के लिए 1948 में चतुर नारायण मालवीय, साकिर अली खान, इनके प्रयासों से भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश में उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? मध्य प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, इसके जो प्रावधान है, इसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस मुख्य सचिव का कार्यकाल सबसे लंबा था?
सबसे लंबे टाइम तक कौन चीफ सेक्रेटरी रहे हैं मध्य प्रदेश के? CS रहे हैं चीफ सेक्रेटरी। HS कामत रहे हैं। ये पहले चीफ सेक्रेटरी भी थे, जो नया नया मध्य प्रदेश बना था 1956 में, तो उस टाइम पे पहले चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश के HS कामत ही थे, और इन्होंने काफी लंबे टाइम तक रहे हैं ये। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान में शुरू हुआ था 1959 में। राजस्थान में जो वेस्टर्न राजस्थान में आता है नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर जिला, वहां से। और जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ, इसके जो संवैधानिक प्रावधान थे, इसके अनुरूप कानून बनाकर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य था मध्य प्रदेश। यहाँ क्या पूछा है? 73वें संविधान अधिनियम के तहत। कई बार क्या हमारे माइंड में रहता है पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य, तो पंचायती राज तो राजस्थान, लेकिन 73वें अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश ने किया था। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग की चयन समिति का हिस्सा नहीं होता है? राज्य सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसके तहत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और इसके जो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। और जो ये हाई लेवल कमेटी होती है, इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं इसमें मेंबर, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होता है। इसमें हाई कोर्ट के जज शामिल नहीं होते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें क्या करना है ऑलरेडी इस टेलीग्राम चैनल में बता दिया है। फिर भी किसी को कोई डाउट है हमें, तो आप इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।